Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 20 अगस्त को आपका एग्जाम है और आपके पास 2 महीने से भी कम समय है. लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र. जब आप सिलेबस देखते हैं सीटेट का तो ये अपने आप में एक यूनिट है जो 10 नंबर की है. तो मतलब 30 में से 10 नंबर की एक यूनिट है और ये बहुत इजी है अगर आप इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें. ये 10 नंबर बहुत ही लाजवाब से नंबर हैं, क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, सोशलाइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये लर्निंग एंड पेडागोजी को डील करना उतना मुश्किल काम नहीं है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेने चाहिए और इसके क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, क्योंकि एक सेट में अगर आप उठा करके देखेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चंस, नहीं तो 10 क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से आते ही हैं. वो 8 से 9 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ऑलरेडी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड थे, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड से ही कनेक्टेड थे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही कनेक्टेड थे. तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आप लोग फटाफट से. ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इसको हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं. कौन से वो टॉपिक्स हैं? आपका मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा थिंकिंग, इसके अलावा कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन. ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी यूनिट में आ जाते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर. कि लर्निंग क्या है और पेडागोजी मतलब तरीके क्या रहेंगे, टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, ये सब इसी में आ जाता है. अलग से टीचिंग मेथड्स सीटेट में नहीं पूछे जाते, ये बेस्ड हैं पेडागोजी पे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी पर. तो इंपॉर्टेंट यूनिट है. तीनों ही दिन आप कोशिश कीजिए कि इसको प्रॉपरली ये क्वेश्चन सॉल्व करें. 10 नंबर बहुत ही इजी आपको लगने लग जाएंगे. बस क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको जानना है कि पढ़ के आप समझ जाएं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देते हैं एज यूजुअल, नहीं करेंगे तो भी कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे तब भी कर देंगे. आज क्वेश्चन को दूसरे तरीके से टाइप करवा दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 है. मैं उससे पहले चलिए पोल तो अब आपके सामने आ ही चुका है, नहीं तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो लिख करके बताती हूँ. एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को. आसान सा क्वेश्चन है, बस पढ़ के समझना खेल है. 50% काम पेडागोजी में पढ़ के समझने से हो जाता है. आज हम एकदम समय पे हैं और कल से और कोशिश रहेगी इसको 9:15 से भी 9 पे ले आए टाइम को. चलिए स्टार्ट करते हैं. असर्शन, ये प्रभु पेट पे बाण मारिए वाला सवाल है. आई मीन मुश्किल कह देते हैं हम इसको. क्यों? क्योंकि ये वाला नया टाइप है. जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ तब से ये वाला टाइप आना शुरू हुआ है ना, कि टॉपिक नॉर्मल है लेकिन उसमें एक कथन और दूसरा तर्क दिया जाएगा क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए. 4 प्रोबेबिलिटीज होंगी कि ए सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत हैं, उसका रीजन गलत है ना. और इसमें कई लोग डर जाते हैं उसको देख करके. समझते हैं कहानी है क्या. पेडागोजिकल, पहले हमें कथन पढ़ना है एज यूजुअल, कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, क्या वो सही है, क्या इसका तर्क सही है, क्या दोनों सही हैं. पेडागोज ऐसा हो सकता है कई बार कि दोनों सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो. समझ पा रहे हो ना बात को. तो पेडागोजिकल प्रोसेसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन अमंगेस्ट पीयर्स हिंडर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. यानी समकक्षों से चर्चा व संवाद, यानी जो क्लासरूम में बच्चे हैं, पीयर्स किसको कहते हैं? हम उन्हीं को कहते हैं जो लगभग रफली ऑफ द सेम एज होते हैं. यानी क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो आपस में जो भी उनके सहपाठी हैं, उनको हम उनके यार हैं, दोस्त हैं, व्हाटएवर, उनको हम पीयर्स कह रहे हैं. तो जो पीयर्स के बीच में डायलॉग है, चर्चा है, परिचर्चा है, डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, इससे हिंडर होता है कि किस चीज का विकास? समस्या समाधान का विकास. यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर हो जाएगी बच्चे की. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आए और वो उसको सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कम होती है चर्चा से. ये तो एकदम नेगेटिव बात है, क्योंकि पूरे एग्जाम में अगर हम देखें, पेडागोजी में भी पूरे डिस्कशन, डिबेट, ये बहुत ही प्यारी चीजें हैं. डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन. आप एग्जाम छोड़ दीजिए, जीवन में भी देख लीजिए, देश में भी देखिए, विदेश में भी देखिए, क्या करती हैं गवर्नमेंट्स भी? चर्चा ही करती है ना, एक तरह से देखा जाए तो. समाधान निकालने का या हमारे समझ को बेहतर करने का बहुत अच्छा तरीका है डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट्स वगैरह. तो ये कह रहे हैं कि ये खराब तरीका, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है खराब हो जाएगी. तो ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स हो गई. कोई जल्दबाजी नहीं, पहले पढ़ के समझना है. ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. डायलॉग और डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर नहीं होती, बैरियर नहीं बनता डायलॉग, बल्कि क्या होती है? सपोर्ट होती है. समस्या समाधान बच्चे की अच्छा हो जाएगा यदि वो चर्चाओं में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो टीचर्स के साथ हो. ठीक. फिर आता है इसका रीजन. क्या दिया है इन्होंने? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट सोशल इन कैरेक्टर. तो आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो जॉन डुई कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माध्यम से भी, कि लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है. यानी अधिगम को एक सामाजिक क्रिया माना जाता है जिसमें ग्रुप में लर्निंग अच्छी होती है और समाज के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए हम सीख रहे होते हैं. इन्होंने उल्टा कह दिया कि इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होती है और सोशल नहीं होती है. तो ये भी गलत हो गया, है ना. तो दोनों ही बातें गलत हैं. तो हमारे लिए इजी हो गया कि ए एंड आर आर फॉल्स. ठीक है ना, बोथ ए एंड आर फॉल्स, जिसका जवाब आप लोग सही दे भी रहे हैं 69% लोग. बाकी के जो 31% लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं. ठीक.
इसमें क्यों लगा आपको कि कोई और उत्तर हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन, और क्या होगा भाई? बोथ ए एंड आर आर ट्रू है ही नहीं, तो ये तो हट ही गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू अगेन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऐसा भी नहीं है, ए भी फॉल्स ही है। तो ये तो सबसे इजी सिचुएशन होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट वो मुश्किल होता है जहां पे, अभी एक मिनट पोल मत देना, ठीक है? ये तो हमारा बैच की बात हो गई। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें आपका लर्निंग एक टॉपिक है ना? ये पूरी 10 नंबर की यूनिट है। लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, लर्निंग को अधिगम कहते हैं हिंदी में, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग कह सकते हो आप, थिंकिंग आपके चैप्टर में है, इसी में एक क्वेश्चन आता है थिंकिंग। इसके अलावा अगर हम देखना चाह रहे हैं वो जो बच्चों के एरर्स हैं, ये भी आपके दिया हुआ है ना सिलेबस में, गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं बच्चे के, नाइव कॉन्सेप्शंस जिसको हम कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना, जिनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, रॉन्ग नहीं कहते, ठीक? अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक्स, ये मेमोरी क्या है, मेमोरी पे भी, मेमोरी तो ऐसा सच नहीं, मोटिवेशन हम कहेंगे, मेमोरी पे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मेमोरी से वो चंक वाला जोड़ करके जैसे कल कराया था, तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन चैप्टर आपका इसी में आ जाएगा। जो बेंड्यूरा का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, वो इसी में आ जाएगा। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसको अलग अलग टॉपिक में तोड़ना संभव नहीं था, इसलिए मैं पूरी यूनिट को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मिले हुए हैं इन 10 नंबर में, और एक नंबर के आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको क्वेश्चन कराती रहूं तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा, ठीक? तो और भी एक दो टॉपिक्स इसमें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप पोल में जवाब दीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स, यानी कैसे गोल्स सेट किए जाने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सेट, यानी कैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ये मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि मोटिवेशन के 3 ओरिएंटेशन होते हैं। हमारे लर्निंग के लिए हम 3 ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह के गोल्स सेट कराने हैं, जिससे बच्चे, मतलब टीचर को कैसे गोल्स सेट कराने चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित या मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के गोल्स लर्निंग के वो सेट करें। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जिसको प्रदर्शन उन्मुख कहते हैं, महारत उन्मुख कहेंगे मास्टरी ओरिएंटेड को। फेलियर एक्सेप्टिंग, यानी विफलता को स्वीकार करने वाले, या फिर फेलियर अवॉइडेंस, असफलता से बचने वाले। अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं और ये जमानों से आता रहा है। अगर आप देखेंगे उठा करके सिलेबस में 2011 से आज तक आपको मिल जाएगा, लगभग एक आध क्वेश्चन इस पे देखने को मिलता है, ये ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन पे। देखिए, फेलियर एक्सेप्टिंग जो है कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। 3 प्रकार के गोल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन संभव है। एक है मास्टरी ओरिएंटेड, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेड सबसे बेटर गोल है। ये वही गोल है जिसका मैं बार बार उदाहरण देती हूं कि आप मास्टर बन जाइए किसी चीज के, मतलब आपको आता सब कुछ है, नंबर अपने आप आ जाएंगे। ये वैसे ही वाली बात है कि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल है कि बच्चे को सब कुछ आता हो, या वो मास्टर बन पाए उस टॉपिक का, या जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसको डीप में पढ़ के समझ पाए, ठीक है ना? यहाँ नंबर के पीछे नहीं भागा जाता, और ये बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होती है यहाँ, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने में इंटरेस्ट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है यहाँ, अगर देखें तो आंतरिक अभिप्रेरणा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में रीजन बाहर होता है काम को करने का, और जहां रीजन बाहर हो वो लंबा नहीं चल सकता, या फिर हम कहें कि बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता, है ना? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि फर्स्ट आना है, परफॉर्म करना है, क्लास में फर्स्ट आना है। फेलियर अवॉइडेंस है, बस किसी तरह से पास हो जाना है, फेलियर से बच जाना है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। बेस्ट जो है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। ये 3 तरह की ओरिएंटेशन है। इसको मास्टरी ओरिएंटेशन को कई बार पेपर में लर्निंग ओरिएंटेशन या लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। तो लर्निंग फोकस्ड ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन का मतलब होता है सेंटर जो है मोटिवेशन का, वो मास्टरी है। परफॉर्मेंस नहीं है कि फर्स्ट आना है, फेलियर से बचना भी नहीं है कि 33% आ जाए, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए सीटेट में और पास हो जाए। मास्टरी करनी है, सारा सिलेबस अच्छे से आता हो, मुझे टॉपिक समझ में आते हो, अपने आप 30 में से 30 आएंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? वंस बिलीव्स हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन वंस लर्निंग, यानी हमारा जो विश्वास है, हमारे जो मान्यताएं होती हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। अगर मैंने मान लिया कि भाई जो कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं सीख पाऊंगी, तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, है ना? ऐसी बातें आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहते हुए सुना होगा, बट ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल कि अगर सच में आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आपसे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अनटिल अनलेस थोड़ा बहुत कभी कभी लग सकता है। तो जो व्यक्ति का या बच्चे का बिलीफ है, जो धारणा है उसकी अपने सीखने के बारे में, वो लर्निंग को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। विच बिलीफ वुड यू
वुड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। तो जब हमें पता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो हमारी लर्निंग को, हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे, तो कौन सा, तो हमें कैसे बिलीव्स डालने हैं बच्चे में? पॉजिटिव। तो कौन सा एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लर्निंग पर लेकर के आएगा? पॉजिटिव बिलीफ होगा तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर के आएगा। पहला ऑप्शन है आई एम नॉट बॉर्न विद एनी एबिलिटी। अगर कोई ये मान लेता है कि मेरे अंदर तो कोई जन्मजात क्षमता है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? एक नेगेटिव अप्रोच हो गई, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, नेगेटिव बिलीफ हो गया, है ना। जबकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ रहे थे कि आपको हर बच्चे को मान के चलना है कि एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न। हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता है, हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आपको तरीके ढूंढने कैसे उसको किस तरफ लेके जाना है और वो किस चीज में अच्छा कर सकता है। तो ये तो मानना ही नहीं है कि कोई भी एबिलिटी नहीं है आप में, हर व्यक्ति सीख सकता है ना। टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स। अब ये अगेन ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें रीजन बाहर है। मतलब आप टीचर्स में कमी अगर निकाल रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं कोई। ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं हुआ, है ना। फिर हम आएंगे गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। यानी अच्छे और बुरे अंक जो है आपके प्रयास पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब आपका जो बिलीफ है वो पॉजिटिव है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है सीखने की। फिर भी डी ऑप्शन चेक करेंगे, आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड आई नेवर विल इवन इफ आई ट्राई। मतलब आई नेवर विल, मतलब आए भी नहीं आज तक नंबर ज्योग्राफी में अच्छे और ना ही आएंगे। जैसे मेरा गणित खराब है ऐसा कई लोग मानते हैं और वो ये मान लेंगे कि यार मेरे गणित में तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। जबकि अगर सही कोई टीचर मिल जाए, वो थोड़ा सा एफर्ट कर लें, छोटी क्लासेस से शुरू करें, आसान क्वेश्चन से शुरू करें, अपने किसी दोस्त की मदद लें, तो वो सीख सकते हैं। भाई 20 में से 20 नहीं 15 आएंगे, 10 आएंगे, कुछ तो आएंगे। तो ये बिलीफ एकदम खराब बिलीफ है कि हमने पहले से ही मान लिया कि भाई मेरे तो नंबर कभी अच्छे आए नहीं और आएंगे भी नहीं। ठीक, तो हमें सी ऑप्शन सबसे पॉजिटिव बिलीफ लगता है यहाँ कि बच्चे में इनकलकेट करना है आपको कि अच्छे या बुरे अंक जो हैं वो अपने प्रयास पर निर्भर करते हैं। यदि हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कहां से अच्छा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट। यानी संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा एक कथन सही है? 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है। इस पे ये मैंने यूट्यूब पे पुराने समय में कराया हुआ है, ये टॉपिक बैचेस में भी कराऊंगी ही अभी आगे। तो संज्ञान व संवेग, संज्ञान क्या है? हमारे दिमाग से संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं उसको हम संज्ञान कहते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, जो भी चीजें दिमाग से होती हैं, इस संज्ञान की ही थियोरी पियाजे ने दी है। इसी संज्ञान के बारे में वाइगॉस्की ने बात की है, इसी संज्ञान के बारे में ब्रूनर ने बात की है। ठीक है ना, कि हमारी समझ कैसे बेहतर होगी, है ना, हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैसे बेहतर होंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है जो कॉग्निशन और इमोशन है, इनका आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं है ना। कॉग्निशन और इमोशंस का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? स्टार प्लस की याद आई किसी को? तो सिंपल बात यहाँ पे ये है कि बिल्कुल ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन मतलब आपका दिमाग आपके दिल को, आपके इमोशंस आपके दिमाग को, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन जब लिखा हो समझ जाइएगा दिमाग की बात हो रही है ना। आपके सोचने, समझने, तर्क करने, इन सब की बात हो रही है। आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से किए जाते हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें जो भी दिमाग से होती है। मतलब मैं मान लूंगी ये बात कि जो मेरा माइंड है या ब्रेन है, अगर मैं कहूं तो माइंड कहेंगे, सॉफ्टवेयर है माइंड, वो इमोशंस को प्रभावित करता है। यानी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और मेरे इमोशंस मेरे दिमाग को प्रभावित करते हैं। यदि मुझे अच्छा लगता, मुझे लग रहा है यार मुझे समझ में आ रहा है, अब तो मैं कर लूंगी एग्जाम क्लियर, तो मैं मेहनत भी और अच्छी करूंगी। तो जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मेरे संज्ञान को, अगर आप बहुत घबराए हुए हैं पेपर में तो चीजें आने के बावजूद आप गड़बड़ कर सकते हैं। आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हैं, आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो ये दोनों इंटरट्वाइंड हैं। बस एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, यानी स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। वो क्या है? ज़ेज़ोंग नाम के एक व्यक्ति, 2018 में एक क्वेश्चन आया था दिसंबर में। ज़ेज़ोंग हैं जो मानते हैं कि जो आपका इमोशन एंड कॉग्निशन है, दिल और दिमाग है, वो इंडिपेंडेंट हैं। ये सिर्फ ज़ेज़ोंग के केस में आपको याद रखना है। जैसा मैं कहती हूँ कि पियाजे के केस में आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। बाकी केसेस में आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, वाइगॉस्की हो या अगर किसी का नाम न दिया हो तो याद रखेंगे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। लेकिन पियाजे है तो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में तोड़ दिया। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने स्टेजेस में तोड़ा हो, बट उनके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है। ज़ेज़ोंग है जो कहते हैं कॉग्निशन इमोशन इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी दुनिया ये मानती है कि इमोशंस और कॉग्निशन क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऊपर अगर ज़ेज़ोंग लिखा होता तो यही कथन सही हो जाता, लेकिन अभी किसी का नाम नहीं दिया, इन जनरल सामान्य तौर पे पूछा है।
बी ऑप्शन है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं और वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपको बुखार है, आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई घटना घट गई है जीवन में, ब्रेकअप हो गया, किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो आपके जो इमोशंस हैं वो प्रभावित करेंगे आपके दिमाग को भी। आप देखते हैं आपकी मेमोरी ठीक से वर्क करना, मतलब अफेक्ट होती है आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस में अफेक्ट हो जाती है। आप जो डिसीजन बिना स्ट्रेस के ले सकते थे वो शायद स्ट्रेस में गड़बड़ हो जाए। तो कॉग्निशन और इमोशंस, हमारे दिमाग की क्षमताएं और इमोशंस इंटरट्वाइंड हैं। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट। ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन, दिमाग का तो प्रभाव दिल पे या इमोशंस पे पड़ेगा, इमोशंस का नहीं पड़ेगा, ये गड़बड़ है। डी ऑप्शन है इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट। ये दोनों ही बातें गलत हैं कि कोई एक प्रभावित करता है, ये कहना गलत है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। कब? जब ज़ेजोंग कहें। ज़ेजोंग एक व्यक्ति हो गए जिन्होंने इस पर रिसर्च की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? रचनावादी अप्रोच। अब देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी पियाजे-वाइगोस्की से भी जुड़ गया और ये क्वेश्चन मिसकॉन्सेप्शन का है वैसे। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी अप्रोच क्या है? मिसकॉन्सेप्शंस के साथ डील करने के लिए, यानी भ्रांतियों के साथ डील करने के लिए। बच्चों में जो ही कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं, यानी कुछ गलत अवधारणाएं वो बना लेते हैं जिनको हम गलत नहीं कहते। रचनावादी लोग इनको गलत ना कह करके इनको मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं कि ऑल्टरनेट है। ये बच्चे के दिमाग में एक विकल्प बन चुका है कि उसको लगता है कि पानी जो है वो रंगहीन नहीं है, कलरलेस नहीं है, बल्कि हरे रंग का होता है, नीले रंग का होता है, जैसा भी उसने देखा होगा। तो एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया। या जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ में चल रहे होते हैं, ये क्या है? एक मिसकॉन्सेप्शन है। या मैं चलती हूं तो मेरे साथ चंद्रमा यानी जो मून है वो भी साथ साथ चल रहा है, तारे भी साथ साथ चल रहे हैं। अब ये फैक्चुअली या साइंटिफिकली सही नहीं होते, बट ये उसने अपने अनुभव के आधार पे नाइविटी में, अनुभव की कमी के कारण कह लीजिए, या वैकल्पिक अवधारणा मिसकॉन्सेप्शन बना लिए हैं। इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको नाइव कॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, भ्रांतियां कहते हैं, गलत अवधारणा नहीं कहते इसको। इग्नोर करने से ये ठीक होगा नहीं, क्योंकि इसका ठीक होना भी जरूरी है। टू असाइन लॉट ऑफ कंटेंट फॉर पैसिव मेमोराइजेशन। बच्चे को पैसिव मेमोराइज करके, रटवा करके कभी कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। रचनावादी बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे फोकस करते हैं। पनिश करना तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट। फिर आता है गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव, यानी बच्चा जहां एक्टिव है 99.9% चांस है कि वही बात सही है कि आप बच्चों को अवसर देते हैं चर्चाओं के। मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, जो चर्चा है, डिस्कशन है, डिबेट है, डायलॉग है, ये बहुत ही प्यारा तरीका है बच्चे की समझ को या हमारी इन जनरल ह्यूमंस की समझ को बेहतर करने का। क्योंकि लैंग्वेज क्या है? ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमंस के पास। ऐसा कौन कह रहा है? वाइगोस्की कह रहे हैं। तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ना। तो गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव के इसके ऑपोजिट विचार क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, मैंने तो देखा था कि वाटर कलरलेस नहीं है। अब चाहे वो जेंडर का विषय हो, चाहे कोई और विषय हो, चर्चा करना सबसे बेहतरीन रहता है। बच्चे तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्टिव भी डी ऑप्शन में ही होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है भाई? ये 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं प्रॉपर, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने निकाले हैं इस बार के ऑनलाइन एग्जाम से। तो ये सेट एक पेपर में 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का पूरा टॉपिक है, तो 10 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उनको मैंने हटा दिया है। अभी भी चलते हैं मैम, चंदा मामा साथ में। हाँ, बात आपकी सही है सौम्या, लेकिन वो क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब आपका एक मुश्किल क्वेश्चन जिसको आप मान लेते हैं, आपका बिलीफ है, ये मुश्किल होते नहीं है, पढ़ के समझना है बस। कथन यानी असर्शन और इसका रीजन। असर्शन या एक स्टेटमेंट क्या है? स्कूल्स शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी स्कूल्स को, विद्यालयों को, माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जितनी भी हो रही हैं उनको सबको तेल लेने भेज दो, उनको कहो कोई पीटीएम नहीं होगी। वैसे कोई बताना चाहेगा ये जो पीटीएम है इसकी बात कौन अपनी थियरी में करता है, या ये किस थियरी से इंस्पायर्ड है? कोई कमेंट करके बताना चाहेगा? तो ये बात तो गलत हो गई कि जब माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो बच्चा कैसे सीख रहा है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है स्कूल से और माँ बाप का कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे फीडबैक का पता लगेगा? कैसे समस्या सॉल्व होगी यदि बच्चे को कोई महसूस हो रही है जीवन में? तो है ना, क्योंकि वो घर में भी रहता है आधे समय और आधे समय स्कूल में रहता है, या एक अच्छा खासा समय स्कूल में बिताता है। तो ये तो फॉल्स हो गया। एस्टैब्लिशिंग लिंक्स ऑफ द स्कूल विद द कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। ये कह रहे हैं कि स्कूल और कम्युनिटी के बीच, समुदाय या घर के बीच जो लिंक है उससे लर्निंग नेगेटिवली प्रभावित होती है, रुकती है, बैरियर बनता है, हिंडर होती है, हानि होती है, जो कि गलत बात है। एनसीएफ इसका ऑपोजिट कहता है। एनसीएफ क्या कहता है कि भाई घर और स्कूल के बीच को
बीच के गैप को कम करना है, बच्चा उतना ही कंफर्टेबल महसूस करे स्कूल में भी जितना वो घर पे करता है, ये उसकी उल्टी बात कह रहे हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो मजे से आप 88% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्या कहता है भाई, और पीटीएम का मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पीटीएम का एक क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे अभी तक जवाब कोई दिखा नहीं है, देखूं एक बार। ब्रॉनफेनब्रेनर, बहुत बढ़िया, दीपिका गुप्ता नाम है आपका, दीपिका ही है, मुझे लगा दीपक को, दीपिका तो नहीं पढ़ रही हूं। बिल्कुल, ब्रॉनफेनब्रेनर की जो थियरी है वो ये एस्टेब्लिशमेंट करती है, ब्रॉनफेनब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है, सोशलाइजेशन में हम पढ़ते हैं जनरली, उसमें बात होती है कि पीटीएम किस सिस्टम में आता है, कोई बताएगा? कि घर और स्कूल के बीच में एक लिंक होना चाहिए ताकि आपको फीडबैक मिले कि बच्चा कैसे सीख रहा है आपका और कहां उसको समस्या आ रही है और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूनर नहीं है ये, ब्रूनर अलग हैं जिन्होंने वो सिंबॉलिक, आइकॉनिक और एनेक्टिव स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये सोशलाइजेशन की बात करते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, कोई बताना चाहेगा? मीजो, सही लिख रही हूं? क्या कह रहे हो, हमें क्या पता, ऐसे नहीं चलता, बताओ एक बार, कौन सा सिस्टम है? मीजो, बात सही है, ठीक है, कोई नहीं लिख रहा, हाँ लिख रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया। माइक्रो सिस्टम में बच्चा खुद के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी उसके आसपास जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो सब। जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक माइक्रो सिस्टम है क्या, एक माइक्रो सिस्टम है आपका होम और दूसरा माइक्रो सिस्टम है आपका स्कूल, यानी सूक्ष्म सिस्टम आप कह लीजिए। ये दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे के विकास के बारे में, उसके सीखने के बारे में ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन या ज्यादा बेहतर एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। तो ये मीजो सिस्टम में आती है पीटीएम। आपसे दुश्मनी निकालनी हुई एग्जामिनर को तो ये ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट इनडायरेक्टली तो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। एक नंबर का क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो क्रिटिकल थिंकिंग को 21वीं शताब्दी के जो कौशल है, 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल करती है। आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जो फ्री नोट्स मिले हुए हैं सबको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पढ़ लो यार, फ्री में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भी नहीं पढ़ के अगर हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो बहुत दुख की बात है ना। तो अगर हम बात करें समालोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में, तो कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। समालोचनात्मक चिंतन है कि हम हर पक्ष में किसी चीज को देख पाएं, हम जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी डेटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, वो सब हमारे पास हो, जो भी एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और उसको हर पक्ष में देख के कंक्लूजन तक पहुंच पाए। हम सिर्फ मान ना लें जो हमारे सामने हो, उसको जांचें, परखें, देखें सभी पक्षों में कि भाई सीटेट क्लियर यहां से होता है ना। आप इंटरव्यू भी देख रहे हैं, आप एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं कि लोग 143 नंबर लेके आए हैं, 141 लेकर के आए हैं, 140 लेकर के आए हैं। तो ये सब क्या हुआ, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि यार एक बार देखते हैं, समझते हैं कौन कैसे लेकर के आया है, फिर पढ़ाने का क्या तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर आप कर रहे हैं, तो हर पक्ष में आपने जांचने की कोशिश की है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में कैसे हम लेकर के आए? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स मेनली थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रट के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ सकती, क्योंकि इस पे आपको अपने दिमाग को खर्च करना पड़ता है, हर पक्ष के हिसाब से सोचना पड़ता है। गलत हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग इज मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। भाई मीनिंगफुल होती है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप जस्ट मान नहीं लेते, किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट गई आपने मान लिया, ऐसा यहां नहीं होता। किसी ने कहा 2000 के नोट में जो है चिप होती है, वो फिर आपने क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं लगाई कि वो पॉसिबल कैसे है, आपने जस्ट मान लिया। तो मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग से डिसरप्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को डिसरप्ट करती है, ये भी कहना गलत होगा, ये तो हेल्पफुल चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी प्रमोटेड बाय गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स। यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने कोई डिस्कशन किया, आपने कुछ असाइनमेंट दिया बच्चे को, अब आप कह रहे हैं बेटा इस पे रिफ्लेक्ट करो, जो ये जो एस्से तुमने लिखा है, क्या इसमें ठीक हो सकता था, अच्छा इसमें क्या ये वाला पक्ष सही है। आप बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं, तब जाकर के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जब आप उसको प्रकाश डालने को कहते हैं, है ना, समय देकर। रिफ्लेक्शन क्या है, आपने समय दिया, जो आपने किया है, बताया है, उस पर थोड़ा सा सोचने को कहा, चिंतन मनन करने को कहा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम। यानी सीखने की संस्कृति। सीखने की संस्कृति का क्या मतलब है कि हमें सीखने में इंटरेस्ट जागे, ऐसा एक कल्चर क्लासरूम में पैदा हो। जैसे लेट्स लर्न पे एक कल्चर है कि आप लोग आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं सामने से, पोल में जवाब देते हैं, तो हम मिलजुल करके सीखने की एक प्रोसेस बना रहे हैं, कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लासरूम में ऐसा कैसे हो सकता है?
फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, मिलजुल करके सब सीख रहे हैं। इसका जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया आपको। बी ऑप्शन है बीइंग रिजिड। देखिए मैंने पहले भी कहा था रिजिड होना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीवन में भी नहीं और क्लासरूम में भी नहीं, कि आपको जो पेडागोजी है, जो पढ़ाने के तरीके हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, रिजिड हो जाए, नहीं इसी मेथड से पढ़ेंगे, बस इसी तरीके से समझ में आ सकता है किसी को। रिजिड का मतलब है कठोर हो गए। कठोर होने पे क्या होता है, टूट जाता है। आपने पढ़ा होगा ये कि जो सख्त होती है चीजें मुड़ती नहीं है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचीली नहीं होती, खत्म हो जाते हैं समय के साथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिजिडिटी एकदम नेगेटिव वर्ड है। इंक्रीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीडबैक, अभी बात की थी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड या लर्निंग ओरिएंटेड फीडबैक मिलना चाहिए कि कितना सीखा, ये नहीं कितने परसेंट आए। इग्नोर सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन इग्नोर ही करा दो बच्चे से, जी नहीं। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, विच इज कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ए ऑप्शन ही है कि बच्चे ग्रुप में मिलकर के कोलैब करके सहयोग करके एक दूसरे को सीख रहे हैं, ऐसा वाइगॉस्की भी मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में बाधा कौन बनता है। एक क्वेश्चन आता है ये समस्या समाधान पे। तो समस्या समाधान मतलब कोई समस्या आपने बच्चे के सामने रखी, वो साइंस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सोशल साइंसेस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनवायरमेंट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो अब हम अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी एक चीज हिंडर नहीं करती है, बताइएगा। स्लो साबुन हो गए हैं हमारे पोल लगाने वाले। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, समस्या आए उसके समाधान में बाधा कौन बनेगा। एनालॉजीज का प्रयोग, यूज ऑफ एनालॉजीज यानी अनुरूपकों का इस्तेमाल, यानी वैसी ही समस्याएं जैसी मतलब आज जो समस्या आपके सामने है उस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपने पहले सॉल्व की हूं, तो ये हिंड्रेंस नहीं बनती, ये तो पॉजिटिव बात होती है कि आप एनालॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। कि भाई जीवन में जब एक और एग्जाम आपने क्लियर किया था, जब आप सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो आपने ये सही तरीके किए थे या आप इतने घंटे पढ़ते थे। अब आप कोई और एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो आप वो अप्रोच जो इंपॉर्टेंट या फायदेमंद चीजें थी वो वहां भी अपना रहे हैं। एनालॉजी मतलब जिनमें समानता है दो चीजों में। मीन्स एंड एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस होता है किसी भी बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ करके समझना। कि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, मान लीजिए सीटेट, अभी के लिए सीटेट रखते हैं, डीट प्लस बी, केवीएस, यूपीएससी, व्हाटएवर। अब उस एग्जाम को आपने देखा ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, इसको मीन्स एंड एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक सीडीपी है, भाई इसको कैसे पढ़ूंगा, कहां से पढ़ूंगा, पहले ये वाला चैप्टर निपटाऊंगा, ये यहां से पढ़ना है, हिंदी हो गई, ईवीएस हो गया, मतलब आपने टुकड़ों में तोड़ दिया उस टास्क को। और एक दिन में नहीं कर देंगे, आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई, प्रीवियस ईयर संडे सैटरडे को लगाएंगे, टुकड़ों में तोड़ दिया टास्क को। रिस्पॉन्स सेट एक नेगेटिव बात है जो कि यहां सही उत्तर होगा। कई लोग 30% लोग गलत जवाब इसमें दे रहे हैं। अनुरूपकों का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अगर बच्चे ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में ऑलरेडी सॉल्व की हैं तो वो आगे आने वाली समस्याओं को भी डील कर जाएगा, क्योंकि यार आपको पता होता है ना, यार ये चीज तो मैंने देखी है लाइफ में, है ना। निकल जाएंगे ब्रेकअप से, एक और हुआ था पहले कभी, मजाक। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव बात है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस भी पॉजिटिव बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे भी अच्छी होती है कि आप समस्या को टुकड़ों में तोड़ करके देखेंगे। रिस्पॉन्स सेट इज अ नेगेटिव थिंग, मतलब क्या हुआ, अनुक्रिया समुच्चय जिसको हम कह रहे हैं। रिस्पॉन्स सेट का मतलब है फिक्स्ड हो गया है आपका माइंडसेट, आप अलग अलग ढंग से किसी समस्या को नहीं देख पा रहे हैं, एक मेंटल सेट बन गया है आपका। समस्या कोई भी आती है वही तरीका है ना। जैसे माताजी पिताजी कहते होंगे कि नींद नहीं आ रही है तो भी ये फोन जिम्मेदार है ना, सर में दर्द है तब भी फोन जिम्मेदार है, दुनिया का कोई काम, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो क्योंकि आप फोन में लगे रहते हैं इसलिए पड़ रही है। मतलब एक ही तरीका, हर समस्या के लिए एक ही समाधान, वो गलत तरीका है। उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर होती है, बाधा बनती है, बैरियर है ये एक, क्योंकि अलग अलग समस्याओं में अलग अलग समाधान काम कर सकते हैं। वर्बलाइजेशन पॉजिटिव बात होती है, मौखिकीकरण, कि आप खुद से बात करते हैं, कई बार उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं वर्बलाइज करके, भाषा के माध्यम से उस पर मौखिकीकरण करते हैं, समझाते हैं, अच्छा ये समस्या है, ऐसा हो सकता है, किसी से चर्चा भी कर सकते हैं। तो वर्बलाइजेशन इज अ पॉजिटिव थिंग। तो बाकी ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, ये जो मेंटल सेट है ये नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, मेंटल सेट एक तरह का ट्रायल एंड एरर है, और वो भी ट्रायल एंड एरर ऐसा जिसमें आप मल्टीपल वेज नहीं अपना रहे हैं, बस आंख बंद करके रट्टा लगा रहे हैं। ट्रायल एंड एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन क्या है। असर्शन यानी एक कथन और एक रीजन होगा इसका। ये वाले क्वेश्चंस खूब भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इजी है, बट इसको मुश्किल बनाने का यही तरीका है ना कि क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज को लेंदी बना दो। क्योंकि वैसे तो अब आपको पता ही है ये टॉपिक 1 नंबर का वैसे है। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, कौन रो रहा है, ये गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप जल्दीबाजी में जवाब दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, आज के बाद गलती कम हो जाएगी। अभी कल और परसों भी इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें फिर ये गलतियां कम हो जाएंगी अपने आप ही।
चलो यार, गर्मी सच में ज्यादा है, पानी वानी पीते रहो। बढ़ते हैं आगे। 77% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, समझते हैं। कथन क्या है? स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट एनी कॉन्सेप्ट शुड बी प्रॉपरली अटेंडेड बाय द टीचर इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग स्ट्रेट अवे। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों की गलत फहमियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं कि भाई जब मैं चलता हूं तो चंदा मामा साथ चलते हैं, तो ये इनको डील किया जाना चाहिए, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग। टीचर को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये भ्रांति बनी रह जाएगी, आगे आने वाली क्लासेस में भी फिर वो चीज चलती रहेगी। इसका रीजन क्या है? तो ये बात तो सही हो गई। इसका रीजन क्या दिया है? मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, रेदर रिप्रेजेंट नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी ये जो भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, हमेशा इलॉजिकल नहीं होती। कई बार ये बच्चे के द्वारा उसके वातावरण में जो उसने संपर्क किया है, जो उसने अनुभव किया है, भाई उसने एक दिन तालाब में हरे रंग का पानी देखा था, इसलिए उसको लगता है कि पानी का तो रंग होता है, पानी कलरलेस कहां होता है, तो उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, उसके लिए वहां पे रीजन है। बात तो सही है, ये भी बात सही है, ट्रू है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? ए ऑप्शन। मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई भी दर्द, परेशानी, दर्द, कुछ समस्या कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों बातें सही है और ये इसी के बारे में बात हो रही है। रीजन में यही बताया गया है कि क्यों इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें तर्क होता है, हमेशा ये कुतर्क वाले नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है? Which of the following statement is correct regarding emotion and cognition? यानी संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सी एक बात सही है? अभी हमने इस पे चर्चा की थी, वही ज़ोंग वाली बात है ना। क्या बात सही है? नॉट लिखा होता तो जवाब बदल जाता है, यहां पे सही पूछा है। हाई स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग, इसमें आप गलती करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधा बनता है, सही बात है। अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो क्या होगा? लर्निंग ठीक से नहीं हो पाएगी, जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे पेपर में। इंटरेस्ट इनहिबिट्स लर्निंग, यानी रुचि अधिगम में बाधक बनती है। यानी अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपको सीखने में ये चीज बाधा करेगी, ये तो गलत बात हो गई। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो ये चीज तो मुझे हेल्प करनी चाहिए सीखने में। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? मेरा इमोशन पॉजिटिव है उस चीज को लेकर के। हाई स्ट्रेस प्रमोट्स लर्निंग, ये एकदम खराब बात है, और आप कह रहे हैं ये सही है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये सही है, सी ऑप्शन कह रहे हैं इसको। हाई स्ट्रेस उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, रियली? अगर हाई स्ट्रेस है तो ये सहायता थोड़ी करेगा लर्निंग में। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो ये तो नेगेटिव बात होगी। नहीं, सही कहां है? डिसइंटरेस्ट प्रमोट्स लर्निंग, यानी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में तो ये चीज लर्निंग को बेहतर बनाएगी नहीं, इंटरेस्ट प्रमोट करता है लर्निंग को, ना कि डिसइंटरेस्ट। तो एक ही बात सही थी यहां, हाई स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग, यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमसे पूछा तो यही है ना, दोनों के बारे में बात कौन सी सही है? तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि भाई ज्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो लर्निंग में बाधा बनेगा। ये बात अपने आप में सही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। सही कह रही हैं सौम्या के सी वाले, अब रुक जाओ, 40% लोग अभी भी सी पे लटके पड़े हैं, जबकि 39% ए पे आ चुके हैं। भाई इन्होंने ये पूछा था दोनों के बारे में क्या सही है, ये थोड़ी पूछा था लर्निंग कब बेहतर होगी। तो दोनों के बारे में अगर आप सही देखोगे तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ज्यादा स्ट्रेस लर्निंग को इनहिबिट करता है, हिंडर करता है, तनाव जो है अधिक वो बाधा बनता है अधिगम में। बात तो सही है। इंटरेस्ट इनहिबिट करता है, ये नहीं होता कि इंटरेस्ट है आपको और लर्निंग कमजोर पड़ रही है या बाधा बन रहा है आपका इंटरेस्ट, नहीं। हाई स्ट्रेस बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकता लर्निंग को, तो एक ही ऑप्शन सही है। ये इन्होंने थोड़ा सा शब्दों का जाल बुना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फेवरेबल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे सही होगा? पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लास में, पॉजिटिव बात है भाई, पार्टिसिपेशन तो अच्छी बात है, बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। एनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स, कंपटीशन एकदम नेगेटिव वर्ड है। कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ, कोऑपरेशन, सहयोग की तरफ लेके जाना है, गला काट प्रतिस्पर्धा पे नहीं लेके जाना बच्चे को। हेल्प स्टूडेंट्स सेट गोल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ये बात भी पॉजिटिव है कि बच्चे का जिस चीज में रुचि है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, आप उसको साइंस पे लगाए पड़े हैं। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, गिविंग फ्रीडम टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज, यानी आप बच्चों को आजादी देते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। मतलब जो भी बच्चे के दिमाग में आइडियाज हैं, जो भी उसके अनुभव है, उसको शेयर करने की आजादी आप देते हैं। अब वो सही है गलत है वो बाद में डिसाइड होगा, तो ये बात भी पॉजिटिव है। तो तीन बातें यहाँ सही हैं और बाकी जो हैं वो गलत हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यही जवाब दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो? बी 71% लोग फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है कि इस क्वेश्चन में आप भटके नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई?
आसान सा सवाल है, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लड्डू क्वेश्चन एकदम। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ, यानी शिक्षा में समान अभिगम्यता, यानी अवसर समान मिले, एक्सेस सबको समान मिले, पहुंचने की मतलब शिक्षा तक सबकी पहुंच हो समान रूप से, कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सके, एक जो आर्थिक रूप से समृद्ध बच्चा है वो भी, किसी भी जाति, संप्रदाय, समूह, रंग, नस्ल, कोई भी बच्चा हो, एजुकेशन सबको एक्सेस एजुकेशन का मिलना चाहिए, बराबर का एक्सेस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छी शिक्षा पाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध है, होता ऐसा ही है, बट होना नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि एजुकेशन की जो एक्सेस है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात किस तरफ लेके जा रही है हमें? प्रिविलेज की तरफ। मैटर ऑफ प्रिविलेज है ये, कि सुविधा के अनुसार जिसको प्रिविलेज है उसको इक्वल एजुकेशन की एक्सेस मिलनी चाहिए, जी नहीं। एक्सक्लूजन मतलब कुछ ही लोगों को, या फिर राइट है ये, तो ये बिल्कुल क्या है, एक राइट है। 69% लोग, इतने आसान क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो हैं। शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक अधिकार का विषय है भाई। राइट टू एजुकेशन भी तो यही कह रहा है ना, कि भाई जो शिक्षा है वो हर एक बच्चे का अधिकार होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बना दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट ने 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आर्टिकल 21A कहता भी है कि भाई एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए एजुकेशन सबका, यानी एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा सबको मिल पाए। उनके पेरेंट्स चाहें वो भी ना रोक पाए बच्चे को, कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये राइट है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये राइट का विषय है कि हर बच्चे को इक्वल एक्सेस मिल पाए, ये उसका अधिकार है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टीचर शुड, यानी आपको बच्चे को सपोर्ट करना है सीखने के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आप क्या करेंगे यदि आप बच्चे को सीखने में सपोर्ट प्रदान करना चाह रहे हैं? बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। डरना नहीं है, आज के क्वेश्चंस को देख के लेंदी लग सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी यूनिट है, 10 नंबर फ्री के हैं। फ्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, बट अगर आप क्लास अटेंड करके समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपके लिए फ्री के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कैसे सपोर्ट करें लर्निंग में टीचर्स? प्रमोट एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू का मतलब होता है योग्यता एक इकाई के रूप में, एक तत्व के रूप में, कि एक सिंगल एंटिटी है योग्यता। एबिलिटी या तो होती है किसी में या नहीं होती है। ये एकदम बकवास बात है, क्योंकि हम योग्यता को या एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देखते हैं कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, फिक्स्ड नहीं है, ये एंटिटी नहीं है ये। इग्नोर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चे के अगर रुचियों को ही आपने इग्नोर कर दिया तो वो हो सकता है, ये वैसी बात हो जाएगी कि सचिन तेंदुलकर को हम ये कहते कि डांस में उनको लेकर के जाया जाता है, तो हो सकता है वो शायद वहां उतना बेहतर ना करते जितना उन्होंने क्रिकेट में किया। मतलब ये आइंस्टाइन वाली बात है, जो आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप एक मछली को उड़ने के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे तो वो जीवन भर खुद को खराब मानती रहेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूं। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर हम उसको लेके जा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बी कंसिडरेट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना। यानी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे का सेम इंटरेस्ट हो, सेम तरीके से सीखे, सेम एप्टीट्यूड, सेम एबिलिटी, सेम आईक्यू। आईक्यू चलो बहुत हद तक कॉमन होता है, मतलब एवरेज जो 60% लर्नर्स हैं एवरेज आईक्यू ही रखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अपने रंग में, अपनी रुचियों में, अपने अभिक्षमता में, अपनी क्षमता में डिफरेंट होते हैं। ये बात सही है या कोई दिक्कत है? बताओ भाई, दर्द परेशानी यहां तक की बात समझने में हो तो बताओ। तो ये बात एकदम सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी हम लर्निंग को सपोर्ट कर पाएंगे। भाई आपको पता हो कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है, उस हिसाब से तो आप उसको फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराओगे। मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होते हैं फर्स्ट आना है तुमको, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स या मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के प्रति आपको एज अ टीचर लेके जाना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा पूरा सिस्टम ऐसा ही बनाया हुआ है कि हम नंबर्स पे, सैलरी पे, पैसे पे, मतलब हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जबकि मास्टरी ओरिएंटेशन में अगर हम लेकर के जाएंगे तो अगेन 3 इडियट को मैं कोट करूंगी कि भाई घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, बट खुश होऊंगा। तो वो वाली बात बच्चे में फिर आ पाएगी यदि हम एज टीचर्स ही मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को हम सेट कर पाएं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, उस तरफ उसको लेकर के जा पाएं। बट ये अभी शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, और अब नेक्स्ट जनरेशन उस तरफ जा भी रही है। क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसा जरूरी नहीं है कि घर और गाड़ी छोटे ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं इंटरेस्ट फॉलो करके, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी बात कर रही हो इनडायरेक्टली। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मजे ले रहे हो, देखो। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन, यानी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस तरह सुगम बनाया जा सकता है? बताइएगा एक बार फटाफट से।
मतलब लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बेटर बनाएं कि बच्चे की थॉट प्रोसेस बेहतर हो सके। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, यानी अलग अलग संदर्भ में जो भी सीखा है उसको अप्लाई कर पाए। बिल्कुल फैक्ट बात है, बच्चा एक्टिव भी सबसे ज्यादा यही होगा अगर आप वही सिंपल फंडा अपना अपनाते हैं कि बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। कंपटीशन टू फिनिश, ये तो अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है, किसी टास्क को बस जल्दी से खत्म कर दो, समझ में आए ना आए, अंडरस्टैंडिंग रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने की बजाय खत्म कर दो। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, यानी जो अध्यापक ने नोट्स दिए हैं उनको बस उनका समराइज कर दो, फटाफट से उनका व्याख्यान पढ़ लो, रट लो उसको एंड मोमेंट पे। ये होता तो है सिस्टम में, बट ये सही तरीका नहीं है, इससे थिंकिंग डेवलप नहीं होती, इससे रट्टाफिकेशन डेवलप होता है। रोट मेमोराइजेशन, ये तो रटंत विद्या चलंत नहीं। तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, दो प्रकार की लर्निंग, एक मीनिंगफुल, दूसरा रोट लर्निंग। तो रट के सीखने को बढ़ावा नहीं देना, मीनिंगफुल लर्निंग को जो जीवन से जुड़ी हुई हो, बच्चे के अलग अलग संदर्भ में वो सोच पाए, वही क्रिटिकल थिंकिंग को जगा पाएगी। तो विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि जब आपसे बात पॉल्यूशन के बारे में हो रही है तब भी आप बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हैं, जब आप किसी और मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तब भी आप बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हैं। तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग अलग अलग दिशाओं में वो सोच पाएगा और अलग अलग मुद्दे पे सोच पाएगा, अलग अलग डेटा पे वो सोच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अभी बाकी के आधे क्वेश्चंस और रहते हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, एक एक सेट में 10-10 क्वेश्चंस हैं, तो इस पे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए मैं 3 दिन लगाऊंगी इसको कराने में। टू फैसिलिटेट, क्योंकि अगर आपने इनफ 3 दिन की प्रैक्टिस कर ली, आपके 10 नंबर जाएंगे नहीं कहीं फिर। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटीज विच आर, कैसी क्रियाओं का या गतिविधियों का संचालन शिक्षक को करना चाहिए, कैसी एक्टिविटी करवानी चाहिए क्लासरूम में यदि लर्निंग को बेहतर बनाना है। पहला ऑप्शन है रेलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, यही तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे के जीवन से जोड़ दो, ऐसी एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में सीखें और जो हम जीवन में देख रहे हैं वो दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। गैप को कम करना है, एनसीएफ भी यही कहता है, जो घर और स्कूल के बीच का गैप है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, ऐसा नहीं है कि किताबी बातें कुछ और हैं और जीवन में कुछ और ही है। मैकेनिकल एंड रिक्वायर पैसिव लिसनिंग, ये आपको पता ही है, पैसिव वर्ड ही अपने आप में इतना नेगेटिव है पेडागोजी में कि बच्चे को निष्क्रिय कर दो, मैकेनिकल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रटवाए जाओ, नहीं। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, यानी संदर्भ में सिखाओ, उसकी लाइफ से जोड़ के, कोई संदर्भ हो, जैसे मैं बहुत बार आपको संदर्भ देती हूँ ब्रेकअप का, फलाने का, लाइफ से जोड़ करके, ये सारे उदाहरण क्या है, संदर्भ में है कि आप जीवन से कनेक्ट कर पाएंगे, उस क्वेश्चन के संदर्भ में है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है, बात कुछ और चल रही है, आप कुछ और लेके जा रहे हैं उसको, तो वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। जब कनेक्टेड नहीं है तो ओल्ड नॉलेज न्यू नॉलेज से कनेक्ट नहीं होगी, सीख नहीं पाएंगे। डी ऑप्शन है प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब ये प्रोग्रेसिव पढ़ के कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, जो रट्टे लगाते हैं सिर्फ, है ना, पूरे यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहते हैं इधर से उधर, एक सेकेंड, पूरे यूट्यूब पे क्या करते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं इधर से उधर, तो उनको क्या रहता है, वो वर्ड्स पकड़ने लगते हैं, जबकि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के भी समझना है वर्ड को। ये जो टर्म्स हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम पढ़ते हैं, वो हमारी स्कैफोल्डिंग के लिए, हेल्प के लिए, रटने के लिए नहीं है कि एक वर्ड देखा और बस सीधा आंसर मार्क कर दिया। वो जब हम फंस रहे होंगे तब हमें मदद मिल जाएगी वहां। तो प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा सरल से जटिल की ओर जाया जाता है, जटिल से सरल की ओर कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये तो अपने आप में नेगेटिव हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर दो। अब आप कहेंगे पहली बार में ऑप्शन मिल गया था, उसी को आंसर बता देते, रटना नहीं है, समझना है, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व, यानी बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, एंगेज्ड महसूस करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स, यदि जो कक्षा का वातावरण है वो किस चीज को बढ़ावा देगा, तब बच्चे अच्छे से सीखेंगे। जहां बच्चा एक्टिव होगा, इंक्वायरी को बढ़ावा दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्शन, अपने थॉट्स पे विचार कर सकें, सही है। पैसिव इमिटेशन नेगेटिव है कि यहाँ पे तो बस निष्क्रिय होकर नकल करते रहो, रटते रहो। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये उगलना है पेपर में, रट्टा लगा करके पेपर पे उल्टी कर देने जैसा है कि ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन, जो रटा है उसको बस लिख करके आ जाओ पेपर पे। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, इससे कोई भी बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से नहीं सीख पाएगा। सक्रिय रूप से कहां सीख पाएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, कहीं दिख रहे हैं साथ में, फर्स्ट सेकंड ए ऑप्शन में ही है। देखें कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, 68%। अब इतने आसान क्वेश्चन में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो मुश्किल क्वेश्चन में हमारा क्या हाल होगा फिर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पेस ऑफ लर्निंग, यानी स्पीड ऑफ लर्निंग, गति, अधिगम की गति, सीखने की गति अगर मैं कहूं। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स। अब लर्निंग में 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक पर्सनल, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दोनों पे चर्चा करूंगी। फटाफट से बताओ, आंसर करो फटाफट।
कोई मराठी में बात कर रहा है भाई, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम तो है बट हमारी मराठी थोड़ी कमजोर है, सीखने में समय लगेगा। कमजोर छोड़ो यार, मुझे तो लगता है एक आधी वर्ड पता होगा बस। देखो एक बार अगर हम बात करें डी ऑप्शन 72% लोग कह रहे हैं, चलो इसको मार्क कर लेते हैं, बाकी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि सही उत्तर किधर है। जो सीखने की गति है, पेस ऑफ लर्निंग है, स्पीड ऑफ लर्निंग है, रेट ऑफ लर्निंग है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, एक वर्ड के कई मतलब एक वर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है कई सारे अलग अलग वर्ड्स के साथ। ये आपको पता है, पेपर में ऐसा हर बार होता है, लैंग्वेज का ही खेल है पेडागोजी। पेस ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ लर्निंग, स्पीड ऑफ लर्निंग, हिंदी में गति कह लीजिए, और भी अलग अलग शब्द लगाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है सोनली डिपेंड करती है, यानी पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है पर्सनल फैक्टर्स पे। पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं? बच्चे की एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका जो भी बेसिकली इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, ये सब पर्सनल फैक्टर्स में आता है। तो क्या सिर्फ पर्सनल फैक्टर्स ही है सब कुछ? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ये सब भी तो मैटर करेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते डिपेंडेंट सोनली ऑन एनवायरमेंट, सिर्फ एनवायरमेंट पे, जी नहीं। सिर्फ एक तरफ जब भी ऑप्शन लेके जाता है तो ज्यादातर 90% चांसेस होते हैं ओनली की तरफ नहीं जाना होता हमें, या सोनली की तरफ नहीं जाना होता। अगर मैं कहूं इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। स्पीड ऑफ लर्निंग तो मतलब क्या चमत्कार के रूप में ईश्वर से कहीं जादू को धूप मिलती है और वो सीख जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना, कि पर्सनल फैक्टर भी नहीं है, जो उसकी एज है, जो भी उसने उसका आईक्यू है, जो भी इंटरेस्ट है, कुछ भी मैटर नहीं करता, और ना एनवायरमेंट मैटर करता है। भाई इन दोनों के अलावा तो तीसरी चीज है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब बचता है डी ऑप्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि पांचवा ऑप्शन तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के समझते हैं। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, यानी जो पर्सनल फैक्टर्स हैं कि बच्चे की एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसका आईक्यू क्या है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसको एजुकेशन कैसी दी जा रही है, उसको न्यूट्रिशन पोषण कैसा मिल रहा है, ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, ये सब चीजें दोनों का इंटरेक्शन है। जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन कहते हैं ना हम डेवलपमेंट को। भाई प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अलावा आप और हैं क्या? कुछ भी नहीं है। एक भी चीज आप सोचिए, या तो वो हेरिडिटी में आती होगी या एनवायरमेंट में, नहीं तो दोनों के इंटरेक्शन के साथ। तीसरी चीज कुछ भी नहीं है। भाई आपको इंटेलिजेंस का जो लेवल है आपका हेरिडिटरी ज्यादा प्रभावित है हेरिडिटी से, और एनवायरमेंट उसको बूस्ट कर रहा होगा या नीचे लेके जा रहा होगा। तीसरा कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन है लर्निंग की स्पीड, कि आप किसी चीज को कितना अच्छे से और कितनी जल्दी सीखेंगे, उसमें आपकी जो एबिलिटी है, नेचुरल एप्टीट्यूड है आपका, और एनवायरमेंट में कैसी चीजें आपको दी जा रही हैं उस पर निर्भर करेगी। कैसे आपको एक टीचर से जल्दी समझ में आ जाता है, दूसरे से समय लगता है। तो ये एनवायरमेंटल और पर्सनल दोनों का इंटरेक्शन है जो लर्निंग की स्पीड है, गति है। पर्सनल फैक्टर्स में अगर आप लिखना चाहें तो 1 मिनट देकर के लिख देंगे, थोड़ा आराम से ही चलेंगे, समझ में आनी चाहिए चीज। लर्निंग के कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, ये जो एग्जैक्ट टॉपिक है जिसके अंदर ये लर्निंग के अंदर आता है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लर्निंग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो सारे जितने भी कारक हैं वो 2 ही फैक्टर्स में सिमट जाते हैं। एक तो है पर्सनल फैक्टर्स आपके, और दूसरे हो गए यानी व्यक्तिगत कारक कहते हैं इनको पर्सनल फैक्टर्स को, दूसरे हैं एनवायरमेंटल यानी वातावरणीय कारक। ठीक है बात? पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक, पर्सनल फैक्टर में जो आपका लर्नर है, जो बच्चा है, उसकी एज क्या है। भाई ऐसा तो नहीं है बच्चा है 8 साल का, आप उसको सिलेबस करा रहे हैं 16 साल की उम्र का, तो सर के ऊपर से टप्पा खा के जाएगी ना, बाउंसर की तरह। ठीक है ना। उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि किस तरफ है। एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड क्या होता है? हमारे अंदर एक, हम कुछ हद तक जन्मजात मानते हैं इसको, मतलब हमारे अंदर एक इनेट एबिलिटी है किसी एक स्किल में एक्सेल करने की, यानी आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं, उसमें अगर थोड़ी ट्रेनिंग और मिल जाए तो हम कहेंगे कि आपके अंदर एप्टीट्यूड तो था ही उस चीज का, और आपको थोड़ा एनवायरमेंट और मिल गया, तो नेचुरली आप कुछ चीजों में अच्छे होते हैं, ये वैसी सी बात है। उसका एटीट्यूड भी हो सकता है पर्सनल फैक्टर। एटीट्यूड बेसिकली क्या है कि आपका नजरिया, आपके आइडियाज, आपके बिलीव्स कैसे हैं किस चीज को देखने के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस का स्तर हो सकता है बच्चे का, बेसिकली उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो पर्सनल फैक्टर में आती हैं। और बाकी एनवायरमेंट में क्या होगा, स्कूल हो सकता है, या आप एजुकेशन भी लिख सकते हो, उसको जो शिक्षा बच्चे को मिल रही है, या फिर अगर मैं कहूँ आपका न्यूट्रिशन, पोषण कैसा दिया जा रहा है बच्चे को, है ना, क्या ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, टीचिंग के मेथड्स कैसे हैं, ये सब चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों का इंटरेक्शन है, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। इंटरेक्शन यानी दोनों की अंतःक्रिया पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, बच्चा जल्दी सीखेगा या ज्यादा समय लगेगा। तो एनवायरमेंट भी टॉक्सिक हो और बच्चे की खुद की एबिलिटी भी अगर उस चीज में कमजोर है, तो दोनों ही चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कि गणित में आप नेचुरली भी अच्छे नहीं थे कुछ हद तक, मतलब समस्या आती थी, इंटरेस्ट कम था या व्हाटएवर, और टीचर भी इंटरेस्ट नहीं बना पाया, तो गई गाड़ी गड्ढे में, मतलब स्पीड या पेस ऑफ लर्निंग आपकी स्लो हो जाएगी उस सब्जेक्ट में। फोबिया आ गया आपके अंदर या फियर आ गया,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स डैश। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का क्या मतलब है? विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, नाइव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, मिसकॉन्सेप्शंस या रॉन्ग कॉन्सेप्शंस। रॉन्ग इनको नहीं कहते, उसका रीजन ये है कि रॉन्ग का मतलब हो गया हम बच्चे ने जो भी अपने अनुभव से सीखा है हम उसको कह रहे हैं, कांटा लगा दिया हमने उस पर कि बेटा ये तो गलत है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जिसपे एनसीएफ बेस्ड है, जिसकी बात प्याजे और वाइगॉस्की, ब्रूनर सब कर रहे हैं कि बच्चे को सक्रिय रखो। बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्ना वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं प्याजे उनको, कि सक्रिय निर्माता है ज्ञान के बच्चे। तो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट्स को जो उन्होंने अनुभव के आधार पर सीखा है उनको रॉन्ग कहने लग जाएंगे तो हम उनके अनुभव को शून्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जीरो कर दे रहे हैं, है ना, हम महत्व नहीं दे रहे। तो इसलिए हम इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं। वही जो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए कि जब आप ट्रेन में जा रहे हैं आपको लग रहा है पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, या वाटर जो है वो कलरलेस ना होकर के कलरफुल होता है क्योंकि आपने ग्लूकॉन डी देखा था ऑरेंज कलर का। शुड बी डिस्करेज्ड बाय इग्नोरिंग देम। इग्नोर नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चे को इग्नोर करके। रिलेटेड नहीं होते उनके अनुभवों से, फिर कहाँ आसमान से आते हैं, अनुभवों से तो निकल के आते हैं ये एक्सपीरियंसेस। भाई आपने ट्रेन में ट्रेवल किया, आपको लग रहा है पेड़ साथ में चल रहे हैं, ये आपका अनुभव ही तो हुआ। are always extremely erroneous and represents irrational thinking process। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों के जो भी थॉट्स होते हैं ये पूरी तरह से गलत होते हैं, तर्कविहीन होते हैं, अत्यंत गलत होते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि बच्चा ईविल है, ऐसी भी ये कई बार दे देता है। illustrates naive theories constructed in the process of meaning making। यानी ये naive theories हैं, ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाएं हैं जो सहजता से उसने अपने अनुभव के बेसिस पे इंट्यूटिवली उसके अंदर से आ गई हैं। अब ये साइंटिफिकली सही है या नहीं है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन दुनिया की समझ बनाने में बच्चे के ये नेचुरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं या अनुभव के बेसिस पे जो वो नाइव कॉन्सेप्शंस या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस डेवलप कर लेता है वो उसको मदद करते हैं। वो दुनिया की समझ बना रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे, बाद में उनको करेक्ट कर देना चाहिए, मतलब डिस्कशन के थ्रू चर्चा होनी चाहिए इन चीजों पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, बट हम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए, इतना आगे नहीं बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। While teaching a concept, it is important to avoid। यानी जब आप एक संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं तो क्या चीज अवॉइड करेंगे, मतलब किसी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। मतलब आप कोई डिस्कशन चल रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, हम कोई थियरी पढ़ रहे हैं, वॉट एवर, जो भी आप क्लासरूम में कुछ और पढ़ा सकते हैं, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं मान लीजिए। अब किस चीज से आप बचेंगे किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय? पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। यानी अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते समय, जैसे अभी हम नाइव कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने चीजों को कनेक्ट करके आपको बता दिया 50 तरीके के एग्जाम्पल दे करके। ये क्या हुआ? कनेक्शन बिल्ड हुआ। तो ये तो पॉजिटिव बात है, इससे बचेंगे क्यों? इसको तो हम प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे। ठीक है उत्तम प्रकाश, आगे बढ़े। हाईलाइटिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई धूप से कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो कॉज क्या है? धूप। इफेक्ट क्या है इसका? जल्दी सूखना कपड़ों का। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है, अवॉइड क्यों करेंगे इसको? गिविंग नॉन एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। नॉन एग्जांपल भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल है कि बर्ड्स का आपने एग्जांपल दे दिया, भाई कबूतर एक बर्ड है, कोई और आपने नाम ले दिया, मैना नाम ले लिया, क्रो के बारे में बात कर ली, फिर आपने किसी और चीज को आप लेकर के आए, आपने बताया काऊ एक बर्ड नहीं होती भाई, मतलब नॉन एग्जांपल है ये, जिससे क्लैरिटी और आ गई कि कौन सा बर्ड नहीं है। इससे भी आप उस इनडायरेक्टली उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, है ना। जैसे जब मैं नाइव कॉन्सेप्शंस का एग्जांपल दे रही हूं, मैंने आपको कलरलेस वाटर की बात की और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की। अब उसमें अगर मैं कोई ऐसा अनुभव पेश कर दूं आपके सामने जो सही है बच्चे का, तो इनडायरेक्टली आपको जो एग्जांपल था उस चीज का वो भी समझ आ गया और इनडायरेक्टली वो उस बात का क्या मतलब है वो भी समझ आ गया। तो आसपास की बात भी आप रिलेट करके बताते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है या उस टॉपिक से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चे को समझ में आ जाता है। प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबसे खराब तरीका है। कनेक्टेड चंक, कल भी हम बात कर रहे थे, जोड़ करके पढ़ाना होता है, तोड़ करके नहीं। कनेक्ट करते हैं आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। अवॉइड क्या करेंगे? यही करेंगे कि डिस्कनेक्टेड, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट ही नहीं हो रही, बच्चों को कहां से समझ में आएगा? कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21वां सवाल क्या कहता है? लर्निंग इज डैश एंड डैश इन कैरेक्टर। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? अब ये हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, है ना। तो लर्निंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक सोशल एक्टिविटी है, यानी ग्रुप में ज्यादा बेहतर होती है जब बच्चे घुल मिल करके सीखेंगे, कोलैबोरेट कोऑपरेट करके सीखेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। एंड एक्टिव इन कैरेक्टर। लर्निंग कोई पैसिव चीज नहीं है,
कि बच्चा बैठा हुआ है बस निष्क्रिय, उसको ना आपने मौका दिया है, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई एक्टिविटी नहीं कराई, उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया, पैसिव हो गया बच्चा। तो पैसिव और सोशल नहीं हो सकती, इंडिविजुअल नहीं हो सकती कि अकेला ही सीख ले। ग्रुप में लर्निंग बेहतर होगी और सोशल एस्पेक्ट्स मतलब प्रेजेंट लाइफ के लिए वो सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए तो वो लर्निंग बेहतर मानी जाएगी। अगेन पैसिव नहीं हो सकता और इंडिविजुअल भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है जो सही है, सक्रिय व सामाजिक है अधिगम की जो प्रकृति है। और लर्निंग कैसी होती है? ग्रेजुअल होती है, धीमे धीमे होती है। गाना मत गाने लग जाना, है ना। ग्रेजुअल होती है, मतलब आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख जाते, एक दिन में स्विमिंग करना नहीं सीख जाते, एक दिन में पेडागोजी भी नहीं सीखेंगे। 5-5 महीने का कोर्स चलता है, धीरे धीरे हम पढ़ रहे होते हैं एक एक चैप्टर को। कई बार एक चैप्टर में 2-2 3-3 दिन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग ग्रेजुअल है। सिलेबस तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, सीटेट का तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, और किया भी है मैराथन्स में, आप देखते हैं। लेकिन लर्निंग ग्रेजुअल ऐसा नहीं है एक दिन में आपने पौधे को सारा पानी, सारा खाद, सारी धूप एक ही दिन में दे दी तो वो बढ़ जाएगा। लर्निंग ग्रेजुअली होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, और एक और छोटा सा पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यानी ना सीखना या भुलाना, पुरानी चीज जो आपने गलत सीखी हुई है, अनलर्न करना भी लर्निंग का ही पार्ट है। तो अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। जब आप अनलर्न करने, आपने कोई गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं, वो भी लर्निंग का ही हिस्सा है, लर्निंग की ही प्रक्रिया का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कॉम्बिनेशन बना के देखना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज? समस्या समाधान के प्रभावी तरीके, अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके। निमोनिक्स, निमोनिक्स हम कितनी बार यूज करते हैं, लगभग हर थियरी का निमोनिक मैंने आपको यूट्यूब पे भी, बैचेस में भी दिया हुआ है। और ये अपने आप में एक यूनिक चीज है लेट्स लर्न के बारे में कि हम निमोनिक का बहुत प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का या दिमाग में याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? पियाजे का निमोनिक याद करो, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये क्या हुआ? शॉर्टकट बना लिया एक तरह का हमने। सम पीपल कांट फोकस से बनाया हुआ था हमने, लगभग हर थियरी में ऐसा कुछ किया हुआ है। अगर आप वाइगॉस्की की बात करेंगे तो BPL कार्ड से SCL याद कराया था आपको, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। बात सही है नहीं है? जैसे हम जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो एक निमोनिक है ACC। क्या है? एबिलिटी टू लर्न हर बच्चे में है, क्रिएटिविटी की क्षमता हर बच्चे में है, क्यूरियोसिटी हर बच्चे में है। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? ह्यूरिस्टिक्स होते हैं फंडे, किसी समस्या को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स, एक तरह के शॉर्टकट्स भी ना कह के हम इनको कहेंगे कि ये कुछ रूल ऑफ थंब है कि जो चीज काम करती है। कि जैसे रिमोट चल नहीं रहा तो रिमोट को आप क्या करते हैं? ये करते हैं। अभी आपका फंडा है, एक ह्यूरिस्टिक है, एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। तो ये ह्यूरिस्टिक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो ऐसे ऐसे उसको एक साइड करेंगे, या घर में गैस का सिलेंडर भी आपने कभी देखा ही होगा। तो ये ह्यूरिस्टिक्स हैं, हमारे छोटे मोटे फंडे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये भी हेल्पफुल होते हैं, ये भी हेल्पफुल होते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो हेल्पफुल नहीं हो सकती लर्निंग में। ये एक तरह का मेंटल सेट है ना, एक तरह का मेंटल सेट है। मेंटल सेट पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, मतलब फिक्स्ड माइंड सेट है, रिजिड माइंड सेट है कि किसी भी समस्या कोई भी हो दुनिया की, तरीका एक ही है सॉल्व करने का। अब जब समस्याएं अलग हैं तो एक तरीके से थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी। इसको प्रकार्यात्मक स्थिरता कहते हैं। फंक्शनल फिक्स्डनेस मतलब आपका दिमाग जो है डिफरेंट तरीके नहीं सोच पाता किसी चीज के समाधान के, तो ये नेगेटिव है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या बनती है ये चीज। एल्गोरिथम्स जो है वो पॉजिटिव बात है, कलन विधि जिसको हम कह रहे हैं। एल्गोरिथम्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं। कैसी? आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर ये अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है जो आपको देखना है, तो आपको पता है यार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a + b, a² + b² + 2ab, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई थियरम प्रूव करनी है, तो ये एल्गोरिथम्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है तो आप एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड गड़बड़ है। जहां भी थर्ड है उसको हटाते जाओ फटाफट से, एक ही ऑप्शन बचेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब डी ऑप्शन। आप में से लोग 44% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं। कहां से आते हैं लोग? हैं क्या क्या कौन से पदार्थ का सेवन है ये? फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव होती है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। क्या है ये असर्शन और रीजनिंग? देख लेते हैं एक बार। कथन है हमारे पास, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज इवन इफ दे रिप्रेजेंट मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द कॉन्सेप्ट। यानी कि अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाई हम कहते हैं ना कई बार हमारे कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं जो हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा गलत बता दो बट बताओ।
मतलब जो भी पता है उस चीज के बारे में बताओ, कि एटलीस्ट बच्चा एक्सप्रेस तो करे, तब तो आप जान पाओगे वो सोचता कैसे और उसको ठीक कैसे करना है। बात सही है नहीं? कोई कह रहा है मार्च से आए हैं मैम, बहुत बढ़िया, वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह जाते। हाँ, कलन विधि पॉजिटिव वर्ड है, एल्गोरिथम्स आर गुड, बट हर जगह लागू होंगे वो जरूरी नहीं है, आपको प्रॉब्लम भी देखनी होगी। अब क्रिएटिविटी में एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अच्छे साबित नहीं हो पाएंगे इफ दे रिप्रेजेंट मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द कॉन्सेप्ट, यानी भ्रांतियां ही क्यों ना हो लेकिन बच्चे को एक्सप्रेस करने देना है। बात तो सही है। रीजन क्या है? मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड आर मीनिंगफुल इन लर्निंग प्रोसेस। आप इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अपने मिसकॉन्सेप्शन को यदि शेयर ही नहीं करेगा, आप ठीक कैसे करा पाएंगे, वो ठीक कैसे सीख पाएगा? तो ए ऑप्शन इज सही कि भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए एक बार क्या कहता है भाई। ये 6 क्वेश्चन और हैं, किसी को 17th क्वेश्चन में डाउट था, कराएंगे, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इमोशंस एंड कॉग्निशन? इमोशन एंड कॉग्निशन पे एक क्वेश्चन आता ही है। पहला है हाई एंजाइटी इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर आप बहुत एंशियस हैं, बहुत दुश्चिंता में हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है इससे। जो आपका नॉर्मल दिन का काम है ना, दिनचर्या भी लोग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते दिन भर में, है ना, जब एंजाइटी ज्यादा होती है तो दुश्चिंता से इंप्रूव कुछ नहीं होता, इंप्रूव होता है आपका इनएक्टिव होना, कि आप जो चीजें नॉर्मल भी दिन भर के काम अपने कर सकते थे, हर चीज में आपको समस्या आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दूर की बात है, छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी नजर आएगी क्योंकि आप एंशियस हैं, आपके इमोशंस नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मॉडरेट एक्साइटमेंट इंप्रूव्स इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग, ये बात एकदम उचित है, 68% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है, मतलब आप ओवर एक्साइटेड हैं अगर, तो भी आप ब्लंडर कर देते हैं कई बार, और अगर आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है तो आप तो एक्साइटेड ही नहीं है। क्या मतलब, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए केंद्रीय विद्यालय में, आपको 0% इंटरेस्ट है उसमें, तो होगा क्या? आप ठीक से बताएंगे नहीं, आपको जो भी आता होगा आप कहेंगे पूछ लो जिससे पूछना है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं यहाँ या बैठी हूं यहाँ। तो ये क्या हुआ, आप एक्साइटेड बिल्कुल नहीं है या 0% इंटरेस्ट हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हाईली एक्साइटेड है, तो हो सकता है आप कुछ गड़बड़ कर जाए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में। लेकिन मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट यदि है, संतुलित उत्साह है, हाँ यार देखते हैं कुछ नया सीखेंगे, आज सेशन है 9 बजे, सीखते हैं कुछ, तो ये आपको हेल्प करता है सीखने में। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और मॉडरेट लेवल ऑफ चैलेंज चाहिए होता है सही लर्निंग के लिए। होपलेसनेस से कोई मोटिवेशन नहीं आती, गड़बड़ हो जाती है। शेम से, अगेन ये नेगेटिव इमोशन है, तो कॉग्निशन इमोशन इंटर रिलेटेड है, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस जो है वो आपको कॉग्निशन में आपकी हेल्प करते हैं, आपके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, मेंटल प्रोसेसेस में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है ये। स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल्स। अब ये तो हम शुरुआत से ही चिल्ला चिल्ला के इस पे चर्चा कर चुके हैं कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। भाई 3 प्रकार के गोल्स हैं, उसमें से बेस्ट क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड या जिसको लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, एनसीएफ का टॉपिक भी कराएंगे, इसके बाद एनसीएफ और एनईपी ही बचेंगे। तो आपका ये जो कमिंग वीक है इसमें सीडीपी के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे, फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है ना, आपके पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। अच्छा लगता है मैडम जी, धन्यवाद ऐश्वर्या, आंसू आ गए ये पढ़ के। देखिए मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड महारत उन्मुखी गोल्स को सेट करें, बात तो सही है। इस मास्टरी को वो लर्निंग ओरिएंटेड गोल भी कह सकता था, यानी सीखने को केंद्र में रखा जा रहा है, ऐसे गोल्स जहां सीखने पे फोकस है। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस चकमार के पीछे आएगी। बार बार याद रखना है, मास्टरी ओरिएंटेशन में यही होता है कि आप किसी चीज के मास्टर बन जाएं अपने आप, फिर आप अच्छा करेंगे उसमें। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बस फर्स्ट आना है, कुछ भी करके रट्टा लगाओ, कुछ भी करो। फेलियर एक्सेप्टिंग कोई गोल होता ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं फेलियर के लिए थोड़ी करते हैं, फिर आप करेंगे क्यों अगर आपको फेलियर ही चाहिए तो, है ना। इच्छा तो यही होती है ना कि कुछ सीखेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ तो होगा ना उसके पीछे। सक्सेस अवॉइडेंस ये भी नहीं होता, फेलियर अवॉइडेंस होता है, सक्सेस अवॉइडेंस कोई गोल नहीं है। तो प्रदर्शन उन्मुखी ना होकर के हमें महारत या अधिगम उन्मुखी गोल्स को सेट करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 26। ये क्या कहता है भाई, तो ये मोटिवेशन का ओरिएंटेशन है एक तरह से। ये आपको लग रहा होगा कि मोटिवेशन डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट ये मोटिवेशन की ही थियरीज पे बेस्ड है ये ओरिएंटेशन जो है लर्निंग की। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे दिल आप लोग भेज रहे हैं, चलिए कोई नहीं, रख लेंगे संभाल के। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 4 सवाल और हैं, फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं सोने के लिए, या मैं भी अपने घर। मैथ्स का भी कराएंगे लेक्चर, एक बार उदय सर से भी बात करूंगी, पेडागोजी के भी मैं कुछ सेशंस ले लूंगी, डोंट वरी। मेरी बेटी ईवीएस का क्लास करती है, 8 इयर्स की है। हाँ डॉक्टर पुष्पांजलि जी, ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं हमारे जिनके बच्चे ये वाली क्लासेस करते हैं, बड़ा मजा आता है और ये सुन करके। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। डैश इन्फ्लुएंसेस लर्निंग पॉजिटिवली वाइल डैश इन्फ्लुएंसेस लर्निंग नेगेटिवली। मतलब
कोई एक चीज है जो सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करती है और दूसरी चीज है जो नकारात्मक रूप से करती है। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसेस पॉजिटिवली, पॉजिटिव ढूंढो यहाँ पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप में बच्चों को बिठाया और किसी कोई एक प्रॉब्लम दे दी उनको और वो ग्रुप में सॉल्यूशंस बता रहे हैं अलग अलग। इसको कहते हैं मस्तिष्क उद्वेश, कुछ तो बोलते हैं यार हिंदी में, मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं इसको, कि मतलब ब्रेन में स्टॉर्म, तूफान आया हुआ है दिमाग में आइडियाज का। तो ग्रुप में बैठ के जब बच्चे अलग अलग आइडियाज, तो इससे क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव होती है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही ज्यादा, कॉन्सेप्ट ही पॉजिटिव है। कॉन्सेप्ट मेकिंग जो है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कि आपने प्याजे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे 4 चीजें और रिलेट कर दी, एक डायग्राम बना लिया, एक फ्लो चार्ट बना लिया, तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव है। तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए, हमें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। पैसिव इमिटेशन नेगेटिव है और हमें पहले पॉजिटिव चाहिए बाद में नेगेटिव चाहिए, इन्होंने उल्टा कर दिया, इंक्वायरी पॉजिटिव थी। डिस्कशन पॉजिटिव होता है, चर्चा हमेशा पॉजिटिव होगी। क्रिटिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी, तो इसको भी नेगेटिव कैसे कहें? तो इनका बन ही नहीं पा रहा पेयर। स्कीमा एक्टिवेशन और लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या है? एक समस्या है। स्कीमा सक्रियता क्या है? कि बच्चे में आप स्कीमा बिल्ड करा रहे हैं, उसके स्कीमा में जो भी चीजें पहले से या तो उससे कनेक्ट करा दे रहे हैं चीजें, या फिर नया स्कीमा बिल्ड कराने में मदद कर रहे हैं। एक पॉजिटिव बात हो गई स्कीमा बिल्डिंग। जबकि अधिगम अशक्तता या लर्निंग हेल्पलेसनेस जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। जैसे फंक्शनल फिक्सडनेस है ना, कि एक ही तरीके से आप हर समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी कुछ नहीं रहती। इसी तरह से लर्नेड हेल्पलेसनेस भी एक चीज है जो जीवन में बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, और बच्चे के लिए भी ये नेगेटिव है। लर्नेड हेल्पलेसनेस, जैसा कि पढ़ के समझ पा रहे हैं, लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या सीखा है आपने? क्या सीखा है? हेल्पलेस होना सीखा है। कुछ अच्छा सीख लेते। खैर मैं मजाक कर रही हूं। अधिगम अशक्तता है कि आपने सीखा है, लर्न किया है अशक्त होना, हेल्पलेस होना। मतलब आपके कई सारे एक्सपीरियंसेस खराब होने की वजह से अब आप ये मानने लगे हैं कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, या किसी ने कह दिया लड़कियां गणित में अच्छी होंगी ही नहीं, और आपने ट्राई किया, थोड़ा दिक्कत हुई, कुछ और रीजंस के कारण आपने मान लिया मेरे से तो होगा ही नहीं गणित, है ना। 2-3 ब्रेकअप हुए, आपको लग रहा है अब तो कोई मिलेगा ही नहीं जीवन में। ये क्या है? लर्नेड हेल्पलेसनेस है। 4 जगह पे नौकरी के एग्जाम्स दिए, फेल हुए, चाहे एक नंबर से रहे, आपने मान लिया मेरे को तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। जबकि हमें वो एफर्ट में देखना होता है कि हम कहां क्या चीजें ठीक करें। ये बिलीफ सिस्टम खराब है, लर्नेड हेल्पलेसनेस वाला, ये नेगेटिव है, लर्निंग में बाधा बनता है हमेशा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। अगेन ये वाले क्वेश्चंस काफी पूछे हैं इन टॉपिक्स में, असर्शन और रीजनिंग वाले। स्टेटमेंट क्या है? अ टीचर शुड चूज पेडागोजी, यानी मेथड्स। पेडागोजी वर्ड जहां यूज हो रहा है, दैट मींस टीचिंग मेथड्स की बात हो रही है, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। तो कौन सा तरीका टीचर को चूज करना चाहिए पढ़ाने का? एंड कंटेंट विच यील्ड्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड एडवांसेस हायर ऑर्डर स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कि नई नॉलेज बच्चे में बन पाए और जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो बेहतर हो पाए बच्चे में। इसके लिए कौन सा मेथड टीचर को यूज करना चाहिए? बताइए। मतलब ऐसा मेथड टीचर को यूज करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें हो पाए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स की तरफ बच्चा जा पाए, जिसमें ज्यादा जो ब्रेन की हायर एबिलिटीज हैं वो यूज हो। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। इसका रीजन क्या दिया है? चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट न्यू नॉलेज, यानी बच्चों में क्षमता होती है कि वो कुछ नया सीख सकें। इसलिए आपको ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें उनका दिमाग उच्च स्तरीय लेवल पे जा सके। दोनों ही बातें सही है, एकदम एक दूसरे के बारे में ही बात हो रही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। माया एक बच्ची है 14 साल की, समझिएगा। माया अ 14-year-old girl learns to paint by watching YouTube videos of a young painter. She believes that she is capable of painting and follows the procedures diligently. Maya's learning can be termed as, ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर इस पे आता था, कई बार मिस भी हो जाता है। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो YouTube पर देखकर पेंटिंग करना सीखती हैं। जैसे आप एक युवा शिक्षिका के वीडियो देख के सीटेट में पेडागोजी सीख रहे हैं, है ना। ऐसे देख रहे हो, नार्सिसिज्म के एकदम ऊपर वाले लेवल पे मैं पहुंच चुकी हूँ। मजाक कर रही हूँ। देखो, माया अ 14-year-old, माया एक 14 साल की बच्ची, एक टीनेज गर्ल है जो पेंट करना सीखती है किसी एक यंग आर्टिस्ट के यूट्यूब वीडियोस देख करके। बात ठीक है। शी बिलीव्स दैट शी इज, आपके पेपर में भी यूट्यूब आ गया अब तो, देख रहे हो। शी बिलीव्स दैट शी इज कैपेबल ऑफ पेंटिंग एंड फॉलोज द प्रोसीजर्स डिलीजेंटली। उसको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, पेंटिंग मुझे आ रही है, सीख पा रही हूँ मैं ये देख करके। कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है, कोई और कुछ काम करना सीख सकता है, और वो प्रोसीजर जो जो बताए जा रहे हैं वो सीरियसली फॉलो कर रही है कि भाई ये वाले तरीके हैं, प्रीवियस ईयर कर लो, मैराथन देख लो, कर रही है बच्ची। वो अपने फील्ड में, आप अपने फील्ड में। मायाज लर्निंग कैन बी टर्म्ड एज, इस लर्निंग को क्या कहेंगे?
कोलैबोरेटिव कहेंगे तो माया तो अकेली वीडियो देख रही है और कर रही है इसमें कोलैबोरेशन, कोई दूसरा बच्चा, लोग, ग्रुप तो शामिल नहीं है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अकेले तो होती नहीं है। पैसिव तो ये है नहीं क्योंकि बच्चा एक्टिव तो है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, अवलोकनात्मक अधिगम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अवलोकन करके, जैसे वो वीडियो में देख रही है, सुन रही है, उस आधार पे वो सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है दीक्षा, मीनाक्षी, खुश हो आप? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मेटा कॉग्निशन होता है जब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो रिफ्लेक्ट करे, चेंज करे अपना प्लान, रिव्यू करे, ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ होता तब तो जाते ना बियॉन्ड कॉग्निशन। यहां पे तो सिंपल वो अवलोकन कर रही है, जैसे जैसे प्रोसीजर बताया गया है वैसे वैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो कर पा रही है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट कौन देता है? बेंड्यूरा देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि कल के लिए आसान हो जाएगा, जब ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो, क्योंकि ये लर्निंग के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी ये थियरी लिखी हुई, बट इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं इसको, कि आप चाहे इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति को अपने सामने करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसे आप रोटी बनाना सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना, आपने ऑब्जर्व किया मम्मी ये करती हैं, फिर उसके बाद ये करती हैं। आप खाना बनाना सीख रहे हैं, आप साइकिल चलाना भी कुछ हद तक कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम, जिसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं आप। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेंड्यूरा अपनी थियोरी में देते हैं, एल्बर्ट बेंड्यूरा नाम है, बंदूरा कह देते हैं हिंदी में। ठीक, इन्होंने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग थियोरी, इस पे चर्चा नहीं करते हैं, आपकी सीटेट के काम का नहीं है, बैचेस में, डिफरेंट बैचेस में करेंगे। तो बेंड्यूरा की अगर हम बात करें तो बेंड्यूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। इसको मॉडलिंग कहते हैं, इसके थ्रू सीखने को, कि जब आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, इस प्रोसेस को मॉडलिंग की प्रक्रिया में 4 स्टेप्स होते हैं। वो 4 स्टेप्स AR PR से याद रखने हैं, है ना, पूछ लेता है कई बार। AR PR क्या है? अटेंशन। सबसे पहले आपका ध्यान गया कि वो पेंटर जो है, माया ने ध्यान दिया होगा कि वो कैसे पेंटिंग करता है। ध्यान नहीं जाएगा तो सीख नहीं पाओगे। अगर आपका आज भी ध्यान नहीं है यहां तो नहीं सीख पाएंगे। अटेंशन चाहिए। रिटेंशन क्या है? दिमाग में वो चीज टिकनी चाहिए, है ना, अवधान उस चीज का, पहले अवधान गया फिर वो धारण की ब्रेन में। P फॉर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं कि आप फिर उस चीज को प्रोड्यूस करके देखते हैं, खुद से करके देखते हैं। माया ने खुद से ट्राई किया, उसको रीइंफोर्समेंट मिला, उसको खुद ही लगा कि भाई मैं ये चीज कर सकती हूँ, यानी मोटिवेशन भी कह सकते हो आप इसको एक तरह का। तो ये 4 स्टेप चलते रहते हैं रिपीटेडली, कि आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे, आप उस चीज को दिमाग में रखते हैं, फिर अगली बार खुद से करके देखते हैं, कोई गलती होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं तो रीइंफोर्समेंट मिलता है, फिर से उसको बेटर बनाते हैं। जब पहली बार रोटी बना रहे हैं, भारत का नक्शा बना, अगली बार थोड़ा बेटर किया, है ना। तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस होती है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लर्निंग का, जिसको हम अप्रत्यक्ष अधिगम कहते हैं। कई लोग इसको बिल्कुल ही गलत बता देते हैं, वो कहेंगे प्रत्यक्ष अधिगम, जबकि ये अप्रत्यक्ष है, वाइकेरियस है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? वाइकेरियस लर्निंग हो सकती है, वाइकेरियस पनिशमेंट हो सकता है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट हो सकता है। रीइंफोर्समेंट क्या है? आपने सुना कोई व्यक्ति बिल्कुल गांव से आके बहुत ही कम संसाधन के साथ, या आप जब सुनते हैं कि रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की जो बच्ची है या बच्चा है वो IAS बन गया। अब आप तो नहीं बने हो ना, वो आपके पड़ोस में रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आप मोटिवेट हो गए कि यार मैं भी तो कर सकता हूं, फिर मेरे पास तो संसाधन है काफी। तो ये क्या हुआ? वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट हो गया उस केस में। वाइकेरियस पनिशमेंट कैसे होगी? आपके भाई बहन को 2 थप्पड़ लगे और आपको भी डर लग गया, पनिशमेंट आपको भी मिल गई इनडायरेक्टली, आप भी चुप हो गए। वाइकेरियस लर्निंग ऐसे हो सकती है कि आपने इनडायरेक्टली किसी को कुछ करते हुए देखा और सीख लिया, किसी और की गलतियों से सीख लिया, तो वो भी वाइकेरियस लर्निंग है। चलिए खैर इतना ही काफी इसके लिए। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट है जो बेंड्यूरा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में बताते हैं कि कैसे हम समाज में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आज के लिए सेकंड लास्ट, लर्निंग हैपन्स मोर इफेक्टिवली, अधिगम कब बेहतर तरीके से होता है? बताइए फटाफट से, लर्निंग कब बेहतर होती है बताइए। 2 दिन हुए अभी बस आपकी क्लास देखते हो, ज्योति कह रही है। बस ज्योति मजे आ जाएंगे, देखो डेली बस क्लास देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐश्वर्या कह रहे हैं इसी बात पे। हाँ बहुत बढ़िया, आपस में भी बातें चल रही कुछ लोगों की, कोई रेड इमोजी भेज रहा है। पेपर 2 के लिए CDP क्लास करनी होगी क्या? भाई इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, लेवल में भी रत्ती भर का फर्क नहीं है। अगर आपको पता भी नहीं लगेगा आप पेपर 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर 2 के, अलग से नहीं कराना, वो सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है। इसी में आपके पेपर 1 में भी 30 में से 30 आ सकते हैं इन्हीं क्लासेस को अटेंड करके, और पेपर 2 में भी, डोंट वरी, बिल्कुल निकल सकता है। प्रीतम मेहनत कर लो अच्छे से, पॉसिबल है।
81% लोग ए कह रहे हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस, यानी अधिगम तब अच्छे से होगा जब बच्चे भय मुक्त हो, डरे हुए ना हो अपने टीचर से, एनवायरनमेंट से। बात सही है। इग्नोर कर दे टीचर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, बच्चे रोबोट बन जाएंगे फिर तो। कंटेंट टॉट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, बहुत अमूर्त है, यानी जिससे बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, और जटिल है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना था, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी। स्टूडेंट्स ओपिनियंस आर नॉट अकाउंटेड इन डिस्कशन, बच्चों की जो भी विचार है उनको लाया नहीं जाता अकाउंट में, यानी उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता। तो सबसे बेहतर यहाँ यही है कि क्लासरूम यदि फियरलेस एनवायरनमेंट होगा, बच्चे खुल करके अपनी बात कह पाए, सीख पाए, एक्टिविटी कर पाए, वहीं पे बेहतर लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए? बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। आप मेरी बात नहीं सुनती हो मैम, गेन स्कोर कह रहे हैं। यार आप खुद सोचो ना, अभी भी हम 12,000 लोग हैं, थोड़े देर पहले इससे भी ज्यादा थे, है ना? अगर सिर्फ 200 लोग भी बैठे हों तो सोचो कितना मुश्किल होगा सबकी बात सुनना, है ना? यहाँ तो हम हजारों की संख्या में हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है मैं जितना कोशिश करती हूँ कि पढ़ पाऊँ, क्योंकि अगर मैं बीच में कमेंट ही लेती रहूंगी तो फिर हमारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, और सबके कमेंट्स फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी, क्वेरीज सबकी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड अमॉन्ग लर्नर्स, किस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए? रोट, रटने को नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल 21st सेंचुरी स्किल्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको डालता है। 21वीं शताब्दी के कौशल हैं डिजिटल लिटरेसी, कि आपको इंटरनेट, कंप्यूटर ये सब चलाना आना चाहिए एज अ टीचर, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, है ना? और भी इस तरह के बहुत सारे कौशल हैं, ये मैंने नोट्स में दिए हुए हैं 21st सेंचुरी स्किल्स वाली बात। फंक्शनल फिक्सनेस एकदम नेगेटिव है कि आपको एक ही तरीका आता है किसी चीज को सॉल्व करने का। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, जिससे कि दिशाओं में सोच करके सॉल्यूशन आप निकाल पाए। कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट थिंकिंग एनी डे बेटर है। ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कोई प्रॉब्लमेटिक बात है, ये भी अच्छी चीज है। जैसे आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना था तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ा, दिशाओं से एक पॉइंट पे आना पड़ा, ठीक है ना? डाइवर्जेंट थिंकिंग लेकिन हम बेटर मानते हैं, क्योंकि वहां ओपन एंडेड थॉट है, क्रिएटिविटी बेहतर होती है आपकी, और क्रिटिकल थिंकिंग से भी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब अच्छी होती है, ठीक है ना? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए ये आप बता दीजिए। अगर आप सीटेट के बैच में या फिर अदर बैचेस में भी एनरोल होने के इच्छुक हैं, बीपीएससी जैसे बैच में, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही मजे से सारे टीचर्स डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए। इसके अलावा आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। 17th क्वेश्चन में किसी का तो डाउट था, एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ, है ना? देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी बच्चे ज्यादा एंगेज, ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करेंगे, ज्यादा अच्छे से सीखेंगे क्लासरूम में। कब? जब उनको इंक्वायरी का मौका मिले। बात तो सही है, इंक्वायरी में क्या होता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिज्ञासा का मौका मिल रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन देयर थॉट्स, जो उनके विचार हैं उन पे वो विमर्श कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, प्रकाश डाल पा रहे हैं। पैसिव इमिटेशन ऑफ द टीचर, यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उसकी नकल करते रहो, निष्क्रिय रूप से बस रटते जाओ, उसी बात को रिपीट करते रहो या लिखते रहो। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होता है कि जो भी ज्ञान, ये नॉलेज पढ़ के पॉजिटिव मत मानने लग जाओ इसको। यहाँ नॉलेज से मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई उसको बस आपने रिप्रोड्यूस कर दिया, उसका रट्टा लगा करके उसको उलट दिया पेपर पे एक एक वर्ड। तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इससे कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। बच्चा एक्टिव इन दोनों ऑप्शन से होगा, फर्स्ट और सेकंड से, जो कि ए ऑप्शन में थे। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे कहाँ है, फिर भी इसमें डाउट, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हिंदी स्लाइड देखिए, अच्छा मैं देखती हूँ। ओके, निमिषा कह रही है हो सकता है हिंदी में गड़बड़ हो। हिंदी में क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अभिलाषा। देखो कितने हजार लोगों में आप लोग पकड़ लेते हैं इस तरह की चीजें, या आपको डाउट आ जाता है और मैं देख लेती हूँ बाई चांस, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अगर हम बात करें, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण गलत है, ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन ये भी गलत है। अच्छा ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। ये हमारे टाइपिस्ट जी ने या तो गड़बड़ की है, पेपर में तो मुश्किल है, मतलब हो तो जाती है पेपर में भी, बट इतना ब्लेंडर नहीं होता है ना, इस तरह की मिस्टेक्स कम ही होती हैं। तो कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ देख लेना चाहिए ना, ये तो इंग्लिश वाला वैसे भी फाइनल है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ये चेंज करा देंगे यार, है ना? तो उस हिसाब से तो फिर वो बनता ही नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा क्योंकि ऑप्शंस आने थे यहाँ पे। तो ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है हमारी टाइपिस्ट की। PDF कब आएगी? एक दिन आएगी, कल सैटरडे है और कल होपफुली क्लास होगी शायद, मैं बता दूंगी आपको जैसे भी होगा, जहां तक रखेंगे 9 बजे क्लास। चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, धन्यवाद आपका। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो जरूर बता के जाना। 29 हाँ ये आसान क्वेश्चन हैं और कल भी हम करने वाले हैं इस पे काम। चलिए ध्यान रखिए।